मुंबई मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ एक ऐसी खास मेहमान है क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि राजनीति में आने के लिए आपको एक अलग अंदाज में लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कटु से कटु बात अपने ग्रेसफुल अंदाज में की है और मुझे लगता है कि आज राजनीति में शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सुप्रिया सुले के बारे में चर्चा होने पर दो अच्छे शब्द नहीं कहेगा, चाहे आपके दोस्त हो या आपके प्रतिद्वंदी हो। सुप्रिया जी, ये माइक उठा लीजिए। मुंबई मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी के चुनाव है, तालियों के साथ बहुत अभिनंदन हो उनका। सुप्रिया जी, मैं तो मानती हूं कि महिलाओं के तौर पर आप झंडा बरदार भी हैं, यू द फ्लैग बेरर ऑल्सो, कि कैसे महिलाएं आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में दमखम के साथ आगे बढ़ रही हैं। उसमें एक प्रमुख चेहरा मैं आपका मानती हूं। शरद पवार जी की लेगेसी भी है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ होने की चुनौती भी है। अजय दादा पर मैं बाद में आऊंगी। इस बीएमसी चुनाव को, क्योंकि देखिए लोकसभा में जनता ने आपकी पार्टी को महाविकास अघाड़ी में बड़ी पार्टी बनाया, विधानसभा में ये तीनों पार्टियां अच्छी करती है, अजित दा को भी अच्छे नंबर दिए। बीएमसी चुनाव, जिसको कार्यकर्ताओं का चुनाव कहते हैं, ये चुनाव आप कैसे देख रही हैं अपनी पार्टी के लिए? पहली, कॉरपोरेशन इलेक्शन हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है और जो हमारे लिए लड़ता है अभी उसके लिए लड़ने का वक्त आ गया है। और यहाँ महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, आप तो दिल्ली से आई है, महाराष्ट्र में ऐसा गठबंधन न देश में शायद किसी ने देखा है और मेरी इच्छा है ना देखना पड़े क्योंकि जिस तरह से अलायंसेस इस बार हुए, तो मुझे तो बड़ी चिंता है महाराष्ट्र के आगे बढ़ के कैसे चला पाएंगे ये सब। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, ज्यादा टाइम मत बर्बाद करिए आपका। हाँ। क्योंकि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं सशक्त लोकतंत्र में विश्वास रखती हूँ और एक लोकतंत्र में हर एक को अपनी लड़ाई करने का, किसके साथ जाना नहीं जाना, इसका अधिकार है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि दो अलग चीजें हुई है जो बहुत चिंताजनक है। और मैं सिर्फ इस इलेक्शन या ना गठबंधन के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मेरा साफ ऐसा कहना है कि दो चीजें इस इलेक्शन में हुई है जो महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुई। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है, हर शहर का एक अलग मॉडल है, अलग फॉर्मूला है। इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल, इट इज एनी साइज कैन, इट्स फ्री फॉर ऑल काइंड ऑफ इलेक्शन। वो फ्री रेसलिंग होता है ना, वैसे फ्री रेसलिंग है। हर शहर में एक अलग अलायंस बना है। मैं तो इसको मल्टीपल रिलेशनशिप्स कह रही हूँ। अब ये बच्चों ने सीख लिया अगर नेताओं से, तो ये तो मतलब वो एक बहुत मतलब अलग सी बात हुई। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा मुझे चिंताजनक लग रही है कि जो बिन विरोध इलेक्शंस महाराष्ट्र में, ये एक नया ट्रेंड, नया फैड आया है और उसमें एक कॉमन चीज है कि महाराष्ट्र में जो जो बिन विरोध आए हैं वो 100 नहीं 110% परिवारवाद वाले आए। और जब सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने पार्लियामेंट में भी इस बारे में बोला था। इसके पहले नगर पंचायत के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए थे, उसमें 22 लोग अनअपोज्ड बिन विरोध आए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ और मानती भी हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ये ऐसे एक नेता है जो बड़े पॉपुलर है। इस देश के प्रधानमंत्री, उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई लड़ता है। लेकिन यहां महाराष्ट्र में ऐसे 22-23 लोग हैं कि इतने पॉपुलर है कि कोई उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने मुख्यमंत्री जी से यही सवाल पूछा। मैंने कहा आपने तो 44 के स्कोर पे शुरुआत की है, सही है। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने 22 के स्कोर पे शुरुआत की है, 68 तो महायुति का स्कोर अभी से हो गया है अनअपोज्ड। मैंने पूछा कि वो कह रहे हैं कि आपने पैसे देके उनको हटाया। उन्हें कहा कि जिसको मिर्ची लगनी है लगने दो। जब कांग्रेस का शासन था तब भी यहाँ कई लोग अनअपोज्ड जीतते थे। आज देश की संसद में भी अगर आप देखें अलग अलग वक्त पर 33-35 सांसद अनअपोज्ड पहुंचे हैं, तो क्या वो सब पैसे की वजह से हुआ? नहीं, ये नहीं। आप एक कॉमनैलिटी देखिए कि जो मैं तो कांग्रेस में पली बड़ी हुई हमेशा कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे बीजेपी। आज सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस के कौन सी पार्टी में है? वो भारतीय जनता पार्टी में, एक बात। और दूसरी बात, जो चुन के आए बिन विरोध, वो 100% परिवारवाद है। उसमें एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है जो बिन विरोध चुन के आए। किसी मंत्री की बीवी, बहन,
भाभी, माँ, और ये पूरा डेटा स्टैटिस्टिकल है। मैं कभी भी किसी पे टिप्पणी नहीं करती जब तक मेरे डेटा नहीं, और ये सारा डेटा मैंने पार्लियामेंट में टैबुलेट करके दिया है। बिन विरोध होने का विरोध नहीं है। एक हाथ हो भी सकता है कि भैया बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने कह दिया कि चलो भाई बिन विरोध है, लेकिन पूरा परिवारवाद, जिस कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप करती थी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, ये अमित शाह जी ने ही कहा था, आप जब आरोप करते, एक उंगली जब आप किसी को दिखाते तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती है। भारतीय जनता पार्टी का हाल यही है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस और एनसीपी से भरी पड़ी है, एक, और दूसरी बात, जो जो बिन विरोध आया है वो परिवारवाद से ही आया है। और आज महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता 70 साल हमारे खिलाफ लड़ा, लाठियां खाई मोर्चे की, वो कहीं नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, आज प्रकाश जावड़ेकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े वरिष्ठ नेता रहे, इतना बड़ा कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, प्रकाश जी हैं कहां? मैं आवाज सुनना चाहती हूं उनकी। चलिए दिलचस्प है, देखते हैं, हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रकाश जी कहाँ हैं। एक वक्त पर मंत्री वो थे, मंत्री, वरिष्ठ नेता, वो लीड करते थे कैंपेन। जब हम पे हल्ला करता था और प्रकाश जी आते थे, हम लोग सोचते थे अभी पता नहीं कौन सा बड़ा हल्ला होगा। और जो 2014 में जब हारे, तो यही सारे बड़े नेता थे ना, सुषमा जी, अरुण जी, प्रकाश जी, यही तो बड़ी बीजेपी की आवाज हुआ करती थी। अब कहाँ है वो सब? लेकिन अब आप बताइए कि अजीत जी का क्या होगा? पिंपरी चिंचवाड़ में आप भी साथ में अलायंस में लड़ रहे हैं, तो क्या हम माने कि वापस एक तरफ ठाकरे परिवार मिल रहा है और एक तरफ पवार परिवार भी एकजुट हो रहा है, या फिर ये मौसम के हिसाब से है? नहीं, मौसम के हिसाब से हम कुछ नहीं करते। मौसम मौसम रहता है, उसमें सिर्फ कपड़े बदलते हैं, उसमें सोच नहीं बदली जाती। तो और हमारा जो परिवार है वो एक तरफ है और हमारी राजनीति और जिम्मेदारी अलग तरफ है। फैमिली इज फैमिली, बट इस देश में देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। और हम जो राजनीति करते हैं वो फैमिली के लिए नहीं करते, इस देश की सेवा और अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए करते हैं। डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप हमारी पार्टी का, मैं सिर्फ मेरी पार्टी के बारे में बात कर रही हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, लेकिन आप हमारा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस देखिए, हमारा अटेंडेंस, हमारे बिल्स में हमारा वोटिंग, हम हर चर्चा में कितना रहते हैं, हमारी कमिटीज में कितनी है, हमारा पूरा एनसीपी एसपी का पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप इंडिपेंडेंटली जज करिए। मैं कह रही हूं इसलिए मत करिए। अजीत जी से क्यों हाथ मिलाया पिंपरी चिंचवाड़ में? अभी वो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत साल हम सब ने साथ जब थे तब काम किया था। हाँ। उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। हाँ। वो किसी गठबंधन में नहीं थे। हाँ। और काफी कार्यकर्ता जिनके साथ हमने सबने बहुत साल एक साथ काम किया, सबकी सोच थी, कार्यकर्ता की इच्छा थी, और उन्होंने काफी लोग आके मुझे भी मिले कि इस इलेक्शन में हमारा डिवीजन ना हो और अच्छे काम के लिए, क्योंकि आपने फिर आप पूना का और पीएमसी का इतिहास अगर आप थोड़ा सा 10, 15, 20 साल पीछे जाए तो पीसीएमसी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन से पीरियड में हुआ? एक बात हिंजवड़ी, राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, जहां 6 लाख लोग एक जगह में, हिंजवड़ी में राजीव गांधी इंफोटेक पार्क में काम करते हैं। वो पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तब लिया हुआ निर्णय था। वो एक स्पेशल जोन बनाया था, देश में पहला बना, और उसके बाद राजीव जी का नाम उसको दिया। उसके बाद पीसीएमसी उसकी बगल में ही है। वो पूरा जब अजीत पवार जी पालक मंत्री, जिसको उन पे चार्ज था पूना डिस्ट्रिक्ट का, तो तब उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट पीसीएमसी में भी किया। और हमारे जो कार्यकर्ता सहकारी नेतागण है, वहां के जो कॉरपोरेटर्स है, वो हाई परफॉर्मिंग कॉरपोरेटर्स है। आज उसमें से बहुत सारे बीजेपी में भी है। मैं उदाहरण में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का बोलती हूँ। पूना में एक एरिया है वारजे नाम का, अगर आप कहीं गए हो तो वारजे ऐसा एरिया है जहां पानी, बहुत अच्छे रास्ते, पानी 24 घंटा, कचरा अच्छी तरह से उठाया जाता है, ट्रैफिक सबसे कम है पूना में। उस एरिया को वारजे कहते हैं। हम 5 साल विपक्ष में थे, तभी भी हमारे ये जो कॉरपोरेटर्स है, बहुत अच्छा काम उन्होंने उसमें किया। लेकिन आज चारों बीजेपी में परसों ही चले गए। तो हम विपक्ष में थे, हमने साथ काम किया। देखो, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। आप तो बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें कहती हैं, मैं गिनाऊं आपको 2 बातें? गिनाइए।
जिसमें आप अच्छे को अच्छे कहना चाहिए वाली फिलॉसफी पे चल देती हैं और फिर बाकी लोग सोचते हैं ये क्या कर रही हैं। आपने कहा इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती है। आपको मैं कोट करती हूँ, मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि इन्हीं मशीनों से वो मतलब मैं 4 बार सांसद चुनकर आई हूं। अब ये तो राहुल जी तो रोज बॉम्ब फोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसे कहा था कि ईवीएम मशीन पे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल जरूर है कि लोग पूछते हैं कि ईवीएम में क्या है कि नहीं है, लेकिन मैं तो उसी पे 4 बार चुन के, एक नहीं 4 बार चुन के आई हूं। तो जिस सिस्टम में हम लोग हैं, मेरा कहना है, जो मैंने राहुल जी को और उस डिबेट में भी कहा था, कि जो वोटर्स लिस्ट है उसके बारे में हम सब ने चर्चा मांगनी चाहिए, जो मेरा आज भी रहा है कि राहुल जी से बात की है। हाँ बिल्कुल, हमारे इंडियन अलायंस से जब हमारी बात हुई थी तब मैंने कहा था कि मुझे, और मैंने पहली नहीं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि ईवीएम मशीन इज ए क्वेश्चन मार्क, कि उसमें है नहीं है मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उसी सिस्टम से मैं पास हुई हूँ, एक नहीं 4 बार, और कभी वोट बढ़े कभी कम हुए, कभी बढ़े कभी कम हुए। तो मेरे ख्याल से वोटर्स लिस्ट में बहुत बार मेरा खुद का अनुभव रहा है कि एकाध बहुत सारे मेरे वोटर्स होते हैं जो एक्स लिस्ट में होते हैं, और कहा जाता है अरे भैया ये तो एक्स लिस्ट में है नहीं, फिर वो कोई भागदार है, उसका नाम नहीं है, भागम दौड़ी हो जाती है, उसका वोट छूट जाता है। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो वोटर्स लिस्ट के बारे में सिर्फ मैं नहीं, देश में बहुत सारे रहते हैं। और अभी आपको आश्चर्य होगा, आपने शिंदे साहब का भी सुबह इंटरव्यू लिया, शिंदे साहब की भी पार्टी आजकल कहने लगी है कि ईवीएम में भी शायद कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने कहा वोटर्स लिस्ट में तो है ही है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रही हूं, ना राहुल जी कह रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र पक्ष है वो भी यही बात कह रहे हैं। पर वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ियां हैं, और वो तो कई लोग मानते हैं कि कई बार इंफॉर्मेशन, तो एसआईआर तो जरूरी है। फिर देखिए, एसआईआर जरूर करे, लेकिन टाइम लिमिट में करे। जहां इलेक्शन होता है तभी ये एसआईआर क्यों करे? अगर करना है तो पारदर्शक से देश में पूरा करे। जो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल में कर रहे, क्यों? वहां इलेक्शन है। क्यों नहीं महाराष्ट्र में भी एसआईआर करे? कर रहे हैं तो कश्मीर तक कन्याकुमारी सब जगह आप करें। दूसरा मुद्दा जिस पर लोगों का सिर चकरा जाता है, गौतम अडानी। आपने कहा कि गौतम भाई और प्रीति भाभी से हमारे परिवार के कई साल पुराने रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे, 30 साल पुराने रिश्ते और बड़े भाई जैसे। अब राहुल गांधी जी की, आदित्य ठाकरे जी की पूरी पॉलिटिक्स तो गौतम अडानी के ही खिलाफ हो रही है, सुबह शाम गाली देते हैं उनको, फिर आप कैसे फिट होंगे उसमें? देखिए, अभी आए थे आदित्य जी, उन्होंने बोला कि अडानी को बेच रहे हैं सब कुछ। देखिए, हर एक का एक इश्यू होता है। एक दूसरी बात कि हमारे पारिवारिक संबंध और हमारी राजनीति अलग रहती है। और जिस आदमी को मैं 30 साल से जानती हूँ, आज आप गौतम अडानी जी को 30 साल पहले, 10 साल पहले आप जानते थे उनको? यहाँ आते तो कोई नहीं। कहाँ मिले थे आप पहली बार? अरे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, चिमन भाई पटेल जी। हाँ हाँ। तब से हम उनको जानते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री थे और चिमन भाई जी गुजरात में तब तक मुख्यमंत्री भी थे, उसके बाद कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे। तो तब से हम 30 साल से उनको जानते हैं। 30 साल में किसी को आपत्ति नहीं आई। कांग्रेस के नेताओं की सबके अच्छे रिश्ते थे उनसे। देखिए, मैं थोड़ा ओल्ड फैशन राजनीति करती हूँ। मेरे लिए आपका मन भेद नहीं होना चाहिए, आपके मतभेद होने चाहिए। आपके आइडियोलॉजी में आज देख रहे हैं, हमारा और ठाकरे फैमिली का बोलते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है। जब से मैं पैदा हुई, मैं जब से 1 साल की थी तब से मैं उनके घर में जा रही हूँ। तो आप क्या कह रही हैं? तब तो हम साथ में नहीं थे, पूरी लड़ाई रोज होती थी। लेकिन ये तो महाराष्ट्र में और कई ऐसे राज्य हैं जहां हमारे संस्कार अलग है। हमारी राजनीति चलती रहती है, लेकिन हम पारिवारिक संबंध कभी नहीं तोड़ते। और ये संस्कार हमें कैलाशवासी यशवंतराव चौहान साहब, जो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हम पे किया, और ये हमेशा तब से रहे हैं। कहीं भी शादी हो, किसी के घर में कुछ अच्छा प्रोग्राम, तो हम जाते हैं और खुले जाते हैं, कोई छुप के नहीं जाते। हमने कोई भी रिश्ता हमारा आज तक कभी नहीं छिपाया, जरूरत ही नहीं है छुपाने की। और देखिए, अलग अलग सबकी राय हो सकती है। कैपिटलिज्म होता है, आपके कैपिटलिस्ट है, आप सोशलिस्ट है, ये आपको डिसाइड करना है ना किस तरह से। और इश्यू बेस्ड हमारा जो गठबंधन बना है वो इश्यू बेस्ड बना है।
वो एक व्यक्ति या एक परिवार से जुड़ा हुआ और नहीं है। वो कहते नहीं आपको कि हम तो इन्हीं पे सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, धारावी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और आप तो सुप्रिया जी बड़ाई कर दे रही हैं प्राइवेटली। नहीं, हमारा एक तो प्राइवेट और पर्सनल कुछ नहीं होता, हमारा जो भी है रिश्ता पब्लिक और ओपन रहा है। हाँ। एक, और ये एक मुद्दा तो पूरा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम एक व्यक्ति या एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में नहीं है, हमने देश में इस संविधान के लिए हम सब एक आए हैं। तो संविधान बहुत बड़ी बात है हमारी लिए। अब यहां से आगे का रास्ता, क्योंकि आप सुप्रिया जी बैठी हैं, आप देश की संसद में बैठती हैं, तो सिर्फ बीएमसी तक चर्चा करना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अब देखिए, आप बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो शरद पवार गुट को, शरद जी तो खैर हैं ही, और लोकसभा चुनाव में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, इतनी सीटें भी आपकी पार्टी को मिली, लेकिन आप सबसे मुख्य फेस मेरी नजर में इस वक्त है उस पार्टी की। ऐसे में आपका क्या रोड मैप है? क्या आप अजित पवार के साथ इस गठबंधन को बीएमसी के आगे भी ले जाना चाहती है? इसमें दो रास्ते हैं, या तो आपको एनडीए में आना होगा या उनको महाविकास अघाड़ी में आना होगा। किधर आपका नेचुरल झुकाव दिखता है, या क्या लगता है आपको? अभी तो वो कोई चर्चा ही नहीं, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऐसे ही रहेगा। हमारे यहाँ पूना में, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूना, 1/3 पूना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। तो ये सारा गठबंधन पूना के विकास के लिए। देखिए, मैं एक चीज आप पहले से भी बताना चाहती हूँ, और मैंने हमेशा वो ट्वीट जब करती हूँ सब अचंभित हो जाते हैं कि इनके फोटो इनके साथ कैसे, क्योंकि ये फैमिली इंक नहीं है, ऐसी पार्टी नहीं चल सकती। तो हमारे पारिवारिक रिश्ते परिवार में रहे। हम जब राजनीति करते हैं वो राजनीति अलग बात है और फैमिली टाइज अलग बात है, आप दोनों में मिक्स नहीं कर सकते। एक सवाल मेरा इस पर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधानसभा चुनाव कवर करने आई थी तो मुझे बताया था कुछ लोगों ने, अगर ये गलत होगा तो आप इसको कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, कि पहली बार ऐसा हुआ कि दिवाली सेलिब्रेशंस में पवार फैमिली में जितने भी लोग होते थे इकट्ठा होते थे, लेकिन उस दिवाली में अजित पवार नहीं आए थे। क्या ये सच है? नहीं, दो चीजें नहीं, दो चीजें उस दिवाली में हुई थी। एक तो महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई थी, आपको याद है, और किसानों का ऋण माफ करेंगे ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा था, और बहुत सारी आत्महत्या किसानों की हुई है। तो महाराष्ट्र में काली दिवाली इस बार हुई, ना किसी के पास पैसा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, और बहुत दिक्कत में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में डिस्ट्रेस में थे। वो एक बात थी। और दूसरी बात, मेरी चाची जी भारती पवार जी, उनका भी देहांत हुआ था। तो दोनों कारणों के कारण इस बार 2025 में पवार फैमिली ने दिवाली नहीं मनाई। 26 में दिवाली एक साथ रहेगी, अजीत जी रहेंगे? नहीं, अभी तो 2 शादियां हुई थी, उसमें सब साथ थे। तो पारिवारिक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, सबको लग रहा है कि यू आर मिक्सिंग बिजनेस एंड प्लेजर टुगेदर। ऐसा नहीं होता। योर जॉब इज योर जॉब। हमारा जो काम है वो देश की सेवा में है। पहले देश, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर फैमिली। तो देश के हित में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब मैं तो गई थी, लोगों को लग रहा था ये कैसे गए। ये मोदी जी का भी बड़प्पन था कि ऑपोजिशन के बहुत सारे, हम सबको, कन्नीमोली जी है, उनको, मैं बहन बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छी दोस्त है, फिर आपको आपत्ति आ सकती है मेरे रिश्तों से, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन कन्नीमोली एक लीड कर रही थी, मैं थी, शशि थरूर जी, बहुत सारे हम लोग थे। लेकिन उस वक्त हम देश की तरह गए थे। और आपको याद होगा कि जब पहलगाम पे हमला हुआ, देखिए स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर से नहीं शुरू होती है, पहलगाम से शुरू होती है। तो जब पहलगाम पे हमला हुआ, वो इस देश पे हमला हुआ था, और उस वक्त टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं था। उस दिन हाँ, देश एक है, और देश के जब वक्त आएगा तब हम हमारे सब राजनीतिक मतभेद छोड़ के हम देश के लिए एक आए थे। तो मैं जो समझ रही हूँ आपकी बातों से वो यही है कि प्लेजर और पॉलिटिक्स अलग रहेगा। Absolutely. आप ये पिंपरी चिंचवाड़ के लिए है, आने वाले पूना और पिंपरी चिंचवाड़ दोनों के लिए। बाद में देखेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। कांग्रेस के साथ क्या करना है? क्योंकि कांग्रेस तो हमारा है कुछ ही पहले से है, कुछ जगहों पर है, बाकी सब जगह। यहाँ पर देखिए आप, शिवसेना यूपीटी वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रही है, एमएनएस के साथ अलायंस कर लिया, दोनों ठाकरे बंधु जो साथ आए हैं वो कीजिए, और एनसीपी का तो नेचुरल एलाय कांग्रेस को माना जाता है। अब आपके कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए ना, वहां पर पुणे में भी, पिंपरी चिंचवाड़ में भी, कह रहे कि नहीं चले गए अजिता के साथ। अरे हम लोग कहा था उनसे लड़ना है। अरे हम तो उनको साथ लेके जा रहे थे कांग्रेस को, मैंने बात भी हुई थी, पहले हाँ भी किया था। उनके प्रेसिडेंट जो पूना के थे वो हमारे साथ जाना चाहते थे। क्या हुआ?
अभी वो तो कांग्रेस को ही पूछना पड़ेगा, उनका कांग्रेस अंतर। का डिसीजन था ये हर जगह पर। हाँ हाँ, कांग्रेस को मैंने पहले मनाया था, वो 2 मीटिंग भी हुई थी मेरी, कांग्रेस अजीत पवार जी का पार्टी और हमारी पार्टी की ज्वाइंट मीटिंग भी हुई थी, मैं खुद थी उस मीटिंग में। क्या कहा उन्होंने? कमिट उनका किया? कुछ सीट शेयरिंग में उनको कोई सीट चाहिए थी, इसलिए वो थोड़ा। और बीएमसी में? बीएमसी में हमारे जो, देखिए इस सारे जो इलेक्शंस होते हैं ये वाले, वो हम कार्यकर्ता पे छोड़ते हैं, कार्यकर्ता डिसाइड करते हैं, हम कभी नहीं। आपने पवार साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा 1 महीने पहले, वो तो खुद कॉरपोरेशन और नगर पालिका में कभी भी नहीं उतरते, और पहले भी मतलब 20-25 साल से वो इस इलेक्शंस में नहीं। और जो हमारे कार्यकर्ता कब बड़ा होगा? अगर हर चीज में नेता ही माइक्रो मैनेज करेगा तो कार्यकर्ता कैसे बड़ा होगा? उसकी स्पेस है ये, उसका अधिकार है, वो कार्यकर्ता यहाँ बैठना चाहिए। मैं नहीं, हर इलेक्शन में मैं क्यों बैठूं? कार्यकर्ताओं पर ही तो छोड़ा, तो बीजेपी और कांग्रेस ने वहां पर अंबरनाथ में अपना वो कर लिया, अलायंस कर नहीं लिया। नहीं, वो उन्होंने पूछे बिना कहा ऐसे वो कह रहे हैं। अभी वो उन्होंने कार्यकर्ता पे कैसे छोड़ा वो नहीं वाला पूछा। हाँ, मेरा सवाल अब आखिरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस इंटरव्यू में, तो आपसे ये है कि अब कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो बीएमसी का चुनाव है असल में। अच्छा, क्या कभी भी शरद पवार जी की पार्टी राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ी है? ये पहली बार होगा। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि एमएनएस तो अभी तो आपको बनी है ठीक 10 ये? साल पहले, 10 साल पहले तो हाँ, हम बनी है वो। हाँ। और वो हमारे कोटे में नहीं है, वो शिवसेना और उनका अलायंस है, हमारा अलायंस शिवसेना के आप साथ। सहज हैं उनके साथ? नहीं, हम उद्धव जी के साथ है। अच्छा। जो उद्धव जी का कोटा है वो उद्धव जी का कोटा अच्छा, है, जो बगल में हमारा राज कोटा जी है। खड़े होंगे तो आप जाके उधर उद्धव जी की तरफ खड़ी हो जाएंगे? कहाँ पे? अगर राज जी भी है, राज ठाकरे भी है नहीं वहां नहीं, पे, वो राज ठाकरे जी और साथ उद्धव है जी वो। का। तो क्या हुआ? हम्म। तो क्या हुआ? गलत क्या है उसमें? नहीं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को लेकर मुंबई में, महाराष्ट्र में लेकर, उनका एक एजेंडा रहता है, टैक्सी ड्राइवर, चाय बेचने वाला, उसको लेकर वो हमेशा आक्रामक और वो रहते हैं। बीजेपी के भी साथ खड़े हुए थे ना, यही राज ठाकरे पिछले 2 इलेक्शंस में बीजेपी के साथ खड़े थे, यही तो इश्यूज थे ना। हम्म। बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी विद अ डिफरेंस, बहुत सारी चीजें हैं। आखिरी में 3 मुद्दे जिस पर मैं चाहती हूं कि आप कमिटमेंट करें कि अगर आप लोग, हालांकि अलग अलग जगहों पर जीतेंगे क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन किसके साथ अलायंस में है, लेकिन जो बीएमसी में या कॉरपोरेशंस में करने की जरूरत है। आज भी ट्रैफिक कंजेशन उतनी ही बड़ी दिक्कत है, सड़कों में गड्ढे हैं, स्लम फ्री करेंगे, ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था 7 साल में कैसे हो जाएगा। बहुत सारे मीठी मीठी नदी का डिसिल्ट करना, पानी का जल जमाव हर साल होता है, ये सब कैसे बदलेगा? व्हाट इज योर विजन? तो आर बेसिक विजन इज, पहले जो मतलब मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत बार खत भी लिखा है इस बारे में, कि जल जीवन मिशन इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स केंद्र सरकार ने शुरू किया था। जल जीवन मिशन हमें भी ये बहुत अच्छा लगा था कि एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और 50% उसका पैसा महाराष्ट्र सरकार ने दिया था जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। तो 50% महाराष्ट्र सरकार और 50% केंद्र सरकार। इम्प्लीमेंटेशन इज अ डिजास्टर, और ये मैं नहीं कह रही हूं, CR पाटिल जी कह रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी लगी हुई है आज महाराष्ट्र में। तो जब ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है हमने इतना पानी के लिए लिया, कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा 250 करोड़ हम देंगे इस कॉरपोरेशन को। भैया 250 करोड़ देंगे अच्छी बात है, लेकिन 50,000 करोड़ जो खर्चे हुए जल जीवन मिशन में, उस पैसे का क्या हुआ? और सारों की इंक्वायरी हमारे एमपी ने मांगी है, और CR पाटिल जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मंत्री है केंद्र सरकार में, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में इंक्वायरी लगाई है कि जल जीवन मिशन में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर एक्शन होगी। आखिरी सवाल जिसके बिना ये बच्चे भी जानना चाहेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली कमिटी में आप हैं, मुमकिन होगा ये कि इंडिया में कभी बीएमसी का चुनाव, कभी राज्य का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी चुनाव ही चुनाव, चुनाव में ही नेता बिजी, क्या कभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपना पूरा होगा? नहीं, कोशिश तो हो रही है, डिस्कशन हो रही है, लेकिन पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने राज्य है, इतने सारे इलेक्शंस है। कोशिश चल रही है कि कैसे इसको साथ में कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। इतना लेकिन आसान हो सकता है। नहीं, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये देश किसी के मन मर्जी से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलेगा। तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के चौखट में ही इस देश आगे चलेगा। तो उसमें जब तक ये सारे नहीं बैठ पाते तब तक ये आगे नहीं जाएगा। सुप्रिया सुले जी, आप मुंबई मंथन में आई, इस मंच पर आपने हर सवाल का जवाब दिया, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन इससे पहले कि हम सेशन खत्म करें, इंडिया टुडे का जो ग्रुप मैगजीन है वो 50 साल का हुआ है, तो हम अपने 50 साल के इस मैगजीन को आपके जरिए इनॉग्रेशन कराना चाहते हैं। कब
एनी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें इंडिया टुडे मैगजीन के बारे में, है ना? आपके पिता भी रहे होंगे कई बार। बचपन में जनरल नॉलेज और अंग्रेजी सुधारने के लिए दो चीजें हमेशा पढ़ी जाती थी हमारे घर में। एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस। सो इज बिग इम्पैक्ट ऑन दिस। थैंक यू।